नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विनोद पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मनुष्य के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि वह अच्छे से पढ़ाई करके दुनिया में नाम, सम्मान और ढेर सारा धन कमाए, किंतु विद्यार्थी जीवन के बिना पढ़ाई कर पाना संभव नहीं होता है। आज हम सभी छात्रों को बताएंगे विद्यार्थी श्लोक एवं भावार्थ, जिसमें बताए गए 5 गुण प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। मेरा विद्यार्थियों के माता पिता से अनुरोध है कि वे इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने बच्चों को व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से ज़्यादा शेयर करें। विद्यार्थी श्लोक काक चेष्टा भको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। भावार्थ, एक विद्यार्थी की कामयाब होने की कोशिशें उस कौवे की तरह होनी चाहिए जिसने तिनका जोड़कर जलपात्र की सतह से पानी ऊपर लाया था। विद्यार्थी का ध्यान उस बगुले की तरह होना चाहिए जो अपनी एक टांग पर कई देर तक खड़े हुए अपने आहार उस मछली की प्रतीक्षा करता है और अंत में सफल होने तक अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर ही केंद्रित रखता है। विद्यार्थी की निद्रा उस श्वान की तरह होनी चाहिए कि जो हल्की सी भी हलचल से तुरंत जाग जाता है और सदैव ही पूरी तरह से चौकन्ना रहता है। विद्यार्थी को भोजन अपनी आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए, कदापि आवश्यकता से अधिक नहीं खाना चाहिए। अधिक आहार ग्रहण करने से मोटापा, बीमारी, आलस तथा बुद्धिहीनता आती है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई अपने घर के सुखद एवं आरामदायक जगह से दूर जाके करे तो उसकी सफल होने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है, परंतु अगर वह घर पर ही रह के अभ्यास करना चाहे तो माता पिता एवं परिजनों को चाहिए कि उनको पूर्ण सहयोग करें तथा विद्यार्थी के आसपास का माहौल पढ़ने के योग्य बनाने में अपना पूर्ण रूप से योगदान प्रदान करें। दोस्तों, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और सफलता के लिए कड़ी मेहनत अत्यंत आवश्यक है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों की भी मदद करें। भगवान आपको सफल बनाए तथा आपको उज्जवल भविष्य प्रदान करें। धन्यवाद। नमस्कार बंधुओं, मैं हरदेश कुमार अपने YouTube चैनल के माध्यम से आज आपको बताने जा रहा हूं अयोध्या के महाप्रतापी राजा दशरथ की कितनी रानी थी। कहानी आगे बढ़ाने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, जिनकी 3 रानियों का जिक्र रामायण में आता है, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। इनके अतिरिक्त भी महाराज दशरथ की रानियां थी। कितनी रानी थी ये जानने के लिए आपको हमारी कहानी को पूरा सुनना होगा। सागर के पास सारठ देश में रूपालिका नामक नगर बसता था। वहां का राजा महामति चंद्रवंशी था। वो नीति निपुण दलबल माया से भरपूर था। उन महापति राजा के किसी प्रकार की मुहूर्त में 220 कन्याएं उत्पन्न हुई। उसी समय श्री नारद मुनि आ गए। राजा ने शीश नवाकर यथा योग आसन पर मुनि को बिठा दिया। फिर राजा ने नारद से कन्याओं के लक्षण पूछे। तब मुनि ने कहा, कन्याएं सर्वसुलक्षणी हैं। ये कहकर दशरथ को समझाकर नारद ने 220 कन्याओं का विवाह दशरथ से करा दिया। देशी राजा धर्मदत्त की कन्या सोमानक दशरथ को ब्याही गई। फिर सिंधुराज विश्वकर्मा की 10 कन्याओं से दशरथ जी ने विवाह किया। बाद पश्चिम भल्ल देशी राजा त्राणसंत की 150 कन्याओं से दशरथ ने विवाह किया। के बाद राजा त्राणसंत के छोटे भाई धीरमान की 40 कन्याएं भी दशरथ को ही विवाही गई। दशरथ के और भी विवाह हुए। सब 760 रानी थी। और रामायणों का मत थोड़ा अलग है तो वो भी बता देता हूँ। कल्प भेद से वाल्मीकि रामायण में 350 रानियों का वर्णन है। महारामायण में 360 रानियों का वर्णन है।
गीतावली बालकांड में पद 110 में 700 से अधिक रानियों का वर्णन है। कोकिल काव्य तथा विश्राम सागर में 760 रानियों का वर्णन है। अयोध्या की रानी महाराज दशरथ की पत्नी। आगे हम ऐसी वीडियो आपको फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ओम साई राम जी। नमस्कार दोस्तों। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, पर नोट हमेशा खामोश रहते हैं। इसीलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो शांत रहें। अपनी हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा अपने से कम कीमत वालों के लिए है। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि उन्हें याद नहीं रखना पड़ता, वो याद रखे जाते हैं। अपनी इच्छा को अपने वश में रखना चाहिए, दूसरे की मुट्ठी में नहीं। खुशियां हमेशा चंदन की तरह होती हैं, दूसरों के माथे पे लगाओ तो अपनी भी उंगलियां महक जाती हैं। पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। सूरज गरम जरूर होता है, अगर ना हो तो अंधेरा छा जाता है। आप किसी की मदद करते हैं तो कभी एहसान ना जताइए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी पूरी अच्छाई खत्म हो जाती है। इरादे मेरे हमेशा साफ होते हैं, इसलिए कई लोग मेरे खिलाफ होते हैं। हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है। अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वो उसके साथ नहीं थे। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारे व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। रिश्ता वो ही कायम रहता है जो दिल से शुरू होता है, जरूरत से नहीं। आपका वर्तमान ही आपके जीवन का सबसे सुंदर दिन है, इसे सुंदर तरीके से जिए। खुद को उन्नति में इतना व्यस्त कर लो कि किसी की निंदा करने का समय ही ना हो। रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते। पंछियों के पास कहां होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। जो कहते थे मुझे डर है कहीं मैं तुम्हें खो न दूं, सामना होने पर मैंने उनको चुपचाप गुजरते देखा है। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे परिंदों को नींद में भी गिरने नहीं देता, वो हमको बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। आवश्यकता है बस उस परम सत्ता में विश्वास रखने की और उससे प्रेम करने की। उस इंसान से दोस्ती मत करो जो अपनी मां से ऊंची आवाज में बात करता है, क्योंकि जो अपनी मां की इज्जत नहीं कर सकता वो आपकी इज्जत कभी नहीं करेगा। तभी तक पूछे जाओगे जब तक काम आओगे। चिरागों के जलते ही बुझा दी जाती हैं तीलियां।
सबको सुखी रखना बेशक हमारे हाथ में नहीं है, पर किसी को दुखी ना करें ये जरूर हमारे हाथ में है। जीवन जितना सादा रहेगा, तनाव उतना ही आधा रहेगा। मुस्कुराना सीखना पड़ता है, रोना तो पैदा होते ही आ जाता है। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। विशेष सूचना, आप सभी भाइयों बहनों से मैं रमेश शर्मा ये निवेदन करता हूं कि हर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और उन लोगों को समझाएं कि अनमोल वचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अनमोल वचन परिवार आप सभी के सहयोग से बहुत जल्द अनाथ बच्चों की शिक्षा व बुजुर्गों की सेवा के लिए एक एनजीओ शुरू करने जा रहा है। इसमें हमें आपके सहयोग की जरूरत है। आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में अपनी इच्छा अनुसार पैसा जमा कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप अनाथ बच्चों को शिक्षा व बुजुर्गों की सेवा करके भी सहयोग कर सकते हैं। आप अनमोल वचन चैनल को खुद व और लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, लाइक व शेयर करवाएं। ये भी एक प्रकार से सेवा में सहयोग है। भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करने से आपको एक पैसे का भी नुकसान नहीं होगा और न ही आपके नेट का डेटा कटेगा और हमें इसका कोई पैसा भी नहीं मिलता है। ये सिर्फ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए करते हैं ताकि हम आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा अनाथ बच्चों को शिक्षा व बुजुर्गों की सेवा कर सके। धन्यवाद। आपका अपना रमेश शर्मा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूटेरिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस विशेष वीडियो में जो है हमारा बिहार स्पेशल में बिहार का इतिहास। एक्चुअली बिहार के इतिहास को पढ़ने के लिए सबसे पहले थोड़ी समझ आपको इंडियन हिस्ट्री की होनी चाहिए और इंडियन हिस्ट्री को अगर आप अच्छे से समझते हैं तो बिहार के इतिहास को भी आसानी से आप एडजस्ट कर पाएंगे और उसे बेहतर रूप में, व्यवस्थित रूप में समझ सकेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड पे चलते हैं। जिस प्रकार से भारत के इतिहास को हम लोग देखते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास कई पार्ट में बटे हुए हैं, उसी तरह से हम कंपैरिजन करते हुए बिहार के इतिहास को भी 3 खंडों में बांट के देखेंगे। एक प्राचीन बिहार का इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास और आधुनिक बिहार का इतिहास। प्राचीन बिहार के इतिहास की बात करें तो जिस क्रम में भारत का इतिहास क्रम से आगे बढ़ा, उसी क्रम में हम देखेंगे कि बिहार में इसका प्रभाव क्या रहा। बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा महत्व यही है कि कई ऐसे बिहार के इतिहास के अध्याय हैं जो न केवल बिहार से जुड़े हैं बल्कि पूरे भारत के इतिहास को प्रभावित करते हैं। तो स्पेशली हम लोग आज प्राचीन बिहार के इतिहास को पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आते हैं प्रारंभिक बिंदु से। इतिहास के संबंध में एक वर्ड यूज किया जाता है, प्रागैतिहासिक काल। ये कैसे काल थे? तो ये वैसे काल थे जहां पर कोई लिखित विवरण मिला नहीं है और उसे पढ़ा नहीं गया है। इसे हम लोग पाषाण काल के रूप में देखते हैं, जहां से पत्थर प्राप्त होते थे और लोग पत्थर के सहारे ही जीवन यापन करते थे। ये जंगलों में रहने वाले लोग के काल को हम लोग 3 काल में बांट के देखते हैं। क्या क्या काल में बांटते हैं इस पाषाण काल यानी पत्थर के प्रयोग वाले युग को? पत्थर के प्रयोग वाले युग को हम लोग पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के रूप में देखते हैं। तो जिस तरह से आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों से इस पाषाण काल के उदाहरण मिले हैं, भीमबेटका से क्या मिला है, तो बुर्जहोम से क्या मिला है, तो कोल्डिवा से क्या मिला है, ये इंडियन हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। लेकिन जब हम बिहार में आते हैं तो ये देखने का प्रयास करेंगे कि इन पाषाण कालों के अवशेष बिहार में कहाँ से मिले हैं। आइए थोड़ा सा इस मैप पे ध्यान देते हैं। ये बिहार का मैप है।
तो झारखंड से सटे हुए क्षेत्र में कुछ हद तक बिहार के प्राचीन पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। मुख्य रूप से जो पूरा पाषाण यानी सबसे पहला दौर है और जो मध्य पाषाण है उसके अवशेष दक्षिण बिहार के इसी सीमावर्ती क्षेत्र से मिले हैं। अब यहाँ आइए, पूरा पाषाण काल दक्षिण बिहार में इसके अवशेष मिले हैं और मुंगेर और गया वह क्षेत्र रहा है जो विशेष रूप से इसके लिए चिन्हित किया गया है, जहां से ये प्राप्त किए गए हैं। तो मुंगेर और गया से ये प्राप्त हुए हैं। इस प्राप्ति में मुख्य रूप से हस्तकुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी जैसे अस्त्र जो उस समय मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाते थे, ये खुदाई से प्राप्त हुए हैं। तो पूरा पाषाण काल के अवशेष दक्षिण बिहार के गया और मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। उसी तरह से मध्य पाषाण काल में क्या होता है कि मध्य पाषाण काल में मनुष्य द्वारा छोटे और धारदार हथियारों का प्रयोग किया जाता है। माइकोलिथिक एज के रूप में जाना जाता है इसे। और इस क्रम में आप पढ़ेंगे कि मुंगेर से ही छोटे आकार के भी हथियार प्राप्त हुए हैं। तो आपसे प्रश्न आता है, एक्चुअली क्या है कि ये सबको पता है और ये ज्यादातर लोग फोकस करते हैं चिरांद को, क्योंकि कई बार प्रश्न आए हैं। अभी जो बीपीएससी का ट्रेंड है वहां पूछा जा सकता है आपसे कि बिहार से किसके अवशेष मिले हैं, पूरा पाषाण के, मध्य पाषाण के, नव पाषाण के, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका मतलब क्या है, जो तीनों काल है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन सबके अवशेष बिहार से मिले हैं। तो वही हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि पूरा पाषाण काल के अवशेष दक्षिण बिहार में मुख्य रूप से मुंगेर और गया में मिले हैं। मध्य पाषाण काल के अवशेष मुंगेर से मिले हैं और नव पाषाण काल, जिसे नवीन पाषाण काल के रूप में जाना जाता है, इसके दो स्थल प्राप्त हुए हैं। चिरांद जो कि सारण जिला, जिसे छपरा जिला के रूप में जाना जाता है, इसे VVI रूप में याद रखेंगे क्योंकि ये पूछे गए प्रश्नों में से है। और चेचर जो कि वैशाली जिला के अंतर्गत है, यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। तो चिरांद और चेचर वो दो स्थल है जहां से आपको मुख्य रूप से नव पाषाण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब इस नव पाषाण काल के बाद एक दौर आता है जिसे हम लोग ताम्र पाषाण युग के रूप में जानते हैं, जहां पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग भी शुरू हुआ। आपने पढ़ा होगा कि मनुष्य द्वारा प्रयोग किया गया पहला धातु तांबा ही था। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि ताम्र पाषाण काल के जो अवशेष हैं वो बिहार के कई स्थलों से प्राप्त हुए हैं। इन तीनों के साथ साथ ताम्र पाषाण काल के स्थल भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें चिरांद, चेचर, गया, सोनपुर, राजगीर, मनेर जो कि पटना में पड़ता है, यहाँ से भी इसके स्थल मिले हैं। तो ताम्र पाषाण के स्थल भी बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से पाए गए हैं। तो पूरा एक पाषाण काल का सीरीज देखेंगे तो पाषाण काल के जितने हैं वर्ग हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और ताम्र पाषाण, सबके स्थल बिहार से मिले हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि किस किस के स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसमें से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में नव पाषाण काल है और ताम्र भी पूछा जा सकता है। अब आते हैं इससे आगे बढ़ते हैं अगर हम इंडियन हिस्ट्री में, तो हमें प्राप्त होता है सिंधु घाटी सभ्यता, जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता तथा विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र विस्तार रहा वह भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत क्षेत्र में रहा, जिसका विस्तार बिहार तक नहीं रहा। यही कारण है कि बिहार के इतिहास के क्रम में हम सिंधु घाटी सभ्यता को नहीं पढ़ते हैं, केवल उसे इंडियन हिस्ट्री के तौर पे पढ़ते हैं। अब बात करते हैं उसके बाद के चैप्टर, वैदिक सभ्यता। आप पढ़े होंगे कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा जाता है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इन दोनों ही कालों में बिहार का वर्णन जो है वो साहित्यिक प्रमाणों में मिलता है, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको पता है कि वैदिक ग्रंथों की रचना की गई और उन वैदिक ग्रंथों से ही बिहार संबंधी जानकारी प्राप्त होती है, प्रारंभिक जानकारी, जिसमें आपने एक वर्ड सुना होगा जिसे ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है कि वैदिक काल में बिहार का जो भौगोलिक वर्णन है वो सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है, जहां पर राजा विदेह की चर्चा है, जो बाद में यजुर्वेद में भी आपको देखने को मिलेगा। तो एक प्रश्न जो यहाँ से ऑब्जेक्टिव के रूप में बनता है उसे याद रख सकते हैं कि बिहार का प्रथम वर्णन किस भौगोलिक वर्णन कहाँ से मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है।
इसके अलावा जो विभिन्न वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनमें भी बिहार का वर्णन मिलता है। जैसे ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है और यहाँ रहने वाले क्षेत्र के लोगों के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है पतित यानी पापी। एक्चुअली इसका रीजन क्या था कि वैदिक सभ्यता में जो धार्मिक जो एक तरह से विस्तार था वैदिक सभ्यता का, यह भी था ऐसे क्षेत्र में जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र था, जिसे सप्त सैंधव क्षेत्र कहा जाता था। उस क्षेत्र में विस्तार था वैदिक सभ्यता का, और वैदिक सभ्यता का जहां तक विस्तार नहीं हो पाया उन क्षेत्रों को वो हे दृष्टि से देखते थे। वही कारण था कि जब वैदिक सभ्यता का विस्तार प्रारंभ में बिहार तक नहीं हुआ था तो इस क्षेत्र के लोगों को व्रात्य कहते थे, और बाद में धीरे धीरे करके उत्तर वैदिक काल में उनका विस्तार गंडक नदी तक होता है, जिसे वे सदा नीरा कह के प्रयोग करते हैं। तो इसी क्रम में बिहार का वर्णन जो है वो मिलना शुरू होता है वैदिक काल के ग्रंथों में। तो इसी को ध्यान रखेंगे कि बिहार का पहला वर्णन शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। ऋग्वेद में कीकट और व्रात्य शब्द का प्रयोग मिलता है। इसके अलावा यजुर्वेद में बिहार में एक विदेह राजा का वर्णन मिलता है, जिसकी स्थापना निमि विदेह नामक एक राजा ने की थी, जो इक्ष्वाकु वंश के थे, और बाद में 25वें राजा के तौर पे ही राजा जनक आते हैं, जिनकी पुत्री सीता का विवाह जो है राम से हुआ था। और ये पूरा रामायण की जो रचना संबंधी कहानी है उसमें बिहार के इस मिथिला क्षेत्र अर्थात विदेह क्षेत्र का वर्णन मिलता है। तो प्रारंभ में जो वैदिक साहित्य की बात करें तो हम लोग 2-3 पॉइंट यहाँ ध्यान रख सकते हैं कि वैदिक साहित्य में बिहार का क्षेत्रीय वर्णन मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ऋग्वेद में भी मिलता है, यजुर्वेद में भी मिलता है, और अथर्ववेद में भी बिहार के क्षेत्र का वर्णन मिलता है। तो ये कुछ प्रारंभिक बिहार के वर्णन की बात करते हैं। अब यहाँ से नेशनल हिस्ट्री में एक चैप्टर आता है जो इसको आपने पढ़ा होगा, महाजनपद। महाजनपद क्या था? तो ऋग्वैदिक काल में एक छोटा इलाका हुआ करता था जिसे जन कहते थे। उत्तर वैदिक काल में वो थोड़ा और बड़ा हुआ, उसे जनपद कहा गया, और उस उत्तर वैदिक काल के बाद उस क्षेत्र का विस्तार और बड़ा हुआ और उसे महाजनपद कहा गया। तो इस तरह से ये जो महाजनपद है इसकी उत्पत्ति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होती है, और इसकी संख्या अंगुत्तर निकाय, एक बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 बताई गई है, और इसी 16 महाजनपद के काल को हम लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीकरण के काल के रूप में भी देखते हैं। तो इस महाजनपद काल के क्रम में 16 महाजनपद हुए, जिसमें से 3 महाजनपद बिहार क्षेत्र से हुए। तो इसी 3 का अध्ययन मूल रूप से बिहार के इतिहास में करना है। तो 3 महाजनपद मगध, अंग और वज्जी संघ, जिसमें से एक लिच्छवी भी था। वज्जी संघ में एक्चुअली 8 कुल जो है छोटे छोटे संघ हुआ करते थे, जिसमें से एक लिच्छवी था जिसे प्रथम गणतंत्र के रूप में जाना जाता है, और कई बार प्रश्न में पूछा भी गया है। तो ये मगध, अंग और वज्जी संघ कहाँ थे, आइए देखते हैं थोड़ा मैप पे। पटना, नालंदा और गया का जो भाग था ये प्रारंभ में मगध के रूप में विकसित हुआ। भागलपुर, मुंगेर का क्षेत्र जो था वो अंग के रूप में जाना जाता था, और उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर, वैशाली का क्षेत्र जो था ये जाना जाता था वज्जी संघ के रूप में। इसी वज्जी संघ का एक क्षेत्र था लिच्छवी, जिसे जाना जाता था मुख्य रूप से भारत के प्रथम गणतंत्र या विश्व के प्रथम गणतंत्र के रूप में। अगर बात करें अंग की राजधानी की, तो आप जानते होंगे कि प्रारंभ में इसकी राजधानी गिरिब्रिज थी, बाद में इसकी राजधानी जो है उसे राजगीर कहा गया, और उसे बाद में पाटलिपुत्रा स्थानांतरित किया गया। अगर अंग की बात करें तो अंग की राजधानी चंपा थी, और वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। तो इस तरह से ये 3 महाजनपद का इतिहास ही महाजनपद के दौरान बिहार के इतिहास से जुड़ा हुआ है। अंग से कोई प्रश्न आपको नहीं पूछे जाते, केवल ये पूछा जाता है कि इसका विस्तार कहाँ था, तो भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में। फिर आपसे पूछा जाता है कि अंग की राजधानी कहाँ थी, तो इससे पूछा जाता है, तो आप चंपा आसानी से याद रख सकते हैं।
वज्जी संघ से प्रश्न आता है कि यह 8 सदस्यों से मिलकर बना था, जिस सदस्यों में से जो सबसे महत्वपूर्ण था वो लिच्छवी था। और ये लिच्छवी इसलिए फेमस था क्योंकि इसी लिच्छवी में पहली बार गणतंत्र का विकास हुआ था और जो मुजफ्फरपुर और वैशाली के क्षेत्र में फैला हुआ था। अब आते हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है मगध। इन सभी महाजनपदों में देखते ही देखते मगध ने अपना विस्तार प्रारंभ किया और बिहार के इस छोटे से भाग से निकल करके मगध ने संपूर्ण भारत पर अपना एक छत्र शासन स्थापित कर लिया। तो ये जो विकास का क्रम रहा मगध का, इसे मगध का उत्थान या मगध का उत्कर्ष के रूप में जाना जाता है। इस चैप्टर को आप नेशनल हिस्ट्री में और बेहतर रूप से देखे होंगे। तो आइए अब आते हैं मगध के उत्कर्ष की ओर। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे पाषाण काल, फिर वैदिक काल और फिर महाजनपद में विभिन्न जो महाजनपद थे उसमें से 3 बिहार में थे और उसमें से जो एक मगध का उत्कर्ष होता है और पूरे भारत का इतिहास यहीं से प्रारंभ हो जाता है। तो मगध के उत्कर्ष में आए तो क्यों हुआ मगध का उत्कर्ष, कई बार ये प्रश्न आता है। तो इसके 2 मूल कारण थे, भौगोलिक कारण और व्यक्तिगत कारण। भौगोलिक कारण में देखेंगे तो कई कारणों को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि थी, जल की उपलब्धता थी, अर्थात गंगा नदी, सोन नदी, गंडक नदी, तो नदियों का जाल था जहां से सिंचाई भी हो सकते थे और यातायात भी। इस क्षेत्र में खनिज संसाधन थे जो छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। इस क्षेत्र में लोहे की उपलब्धता के कारण सेना का जो है विकास संभव हो सका। इस क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में जल की नदियों के कारण एक सुरक्षा घेरा बन जाता था जो किसी बाहरी आक्रमणकारी के लिए कठिन हो जाता था। तो ये एक ऐसा भौगोलिक कारण था जिसके कारण मगध के उत्कर्ष को काफी हद तक सहायता प्राप्त हुई। वहीं व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो इस क्षेत्र ने ऐसे शासकों को जन्म दिया जिसने मगध के उत्कर्ष को काफी हद तक प्रोत्साहित किया। उदाहरण के लिए मगध से ही बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे महान शासक हुए जिसने संपूर्ण भारत पर एक छत्र शासन स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। तो 2 मूल रूप से कारण देख सकते हैं, एक भौगोलिक कारण और दूसरा व्यक्तिगत रूप से मजबूत शासकों का आना। यही कारण रहा कि 16 महाजनपदों में से मगध वह महाजनपद साबित हुआ जिसने अपना साम्राज्य विस्तार सबसे ज्यादा किया। अब आते हैं कि मगध से जुड़े हुए कुछ और पॉइंट। तो आपने पढ़ा होगा कि मगध की स्थापना वेदव्रत ने की थी, तो ये एक ऑब्जेक्टिव बेस में आता है। हालांकि यहाँ पर जो एक क्रमगत वंश परंपरा की जो स्थापना हुई वो हर्यक वंश से होती है, ऐसे एक ऑब्जेक्टिव बेस में आता है कि मगध की स्थापना किसने की थी, तो वेदव्रत ने। लेकिन जो पहला स्थापित वंश था वह कौन वंश था, हर्यक वंश। अब यहाँ से जो वंश दिखाई दे रहे हैं, हर्यक वंश, उसके बाद आता है शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, ये 4 वंश क्रम से मगध में विकसित होते हैं। ये चारों वंश का इतिहास जो है न केवल बिहार का इतिहास है बल्कि यह जो है भारतीय इतिहास का भी एक क्रमागत बिंदु है। तो इसे आपने इंडियन हिस्ट्री के दौरान भी पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है कि इसे इंडियन हिस्ट्री में आपने नहीं पढ़ा होगा। तो ये इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, तो इसे आप इंडियन हिस्ट्री के दौरान भी पढ़े होंगे और इसे जो है आप बिहार के दौरान भी पढ़ना है आपको। फिर आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो गुप्त वंश का जो विकास हुआ वह गुप्त वंश का विकास भी बिहार के क्षेत्र में ही हुआ और अंतिम प्राचीन वंशों में से एक शामिल था पाल वंश, जो बिहार और बंगाल के क्षेत्र में, बिहार के स्पेशली इस भाग में और बंगाल के क्षेत्र में इस वंश का विकास हुआ। तो ये क्रम से आपको ऐसे वंश पढ़ने हैं जिनका संबंध बिहार से है। अब आइए बारी बारी से थोड़ा थोड़ा हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। एक्चुअली दोस्तों इसके हम पार्टिकुलर बिंदु नहीं पढ़ाएंगे, क्यों? क्योंकि मैं इस पे चर्चा जरूर करूंगा। ये एक्चुअली इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इंडियन हिस्ट्री के दौरान इसे पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप इन चैप्टर्स को देख लें और आपके पास कोई भी अगर प्राचीन भारत की बुक है तो निश्चित रूप से इन चैप्टर्स को पढ़ें, क्योंकि ये न केवल नेशनल हिस्ट्री का पार्ट है बल्कि बिहार के हिस्ट्री का भी पार्ट है। तो किसी भी पार्ट के थ्रू ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
तो इसे जरूर एक बार पढ़ेंगे। मैं एक बार ब्रीफ जरूर कर देता हूं। अब आते हैं कि ये मगध का जब उत्कर्ष हुआ तो वहां पहला वंश स्थापित हुआ, हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार द्वारा 544 बीसी में की गई और उसने साम्राज्य विस्तार के लिए जहां शक्ति प्रदर्शन को सहारा लिया, वहीं वैवाहिक संबंध करके उसने जो है अपने साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया। यही कारण है कि जहां बृहद्रथ को मगध का संस्थापक कहा जाता है, वहीं बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब हर्यक वंश में बिंबिसार के बाद उसके पुत्र अजातशत्रु की बारी आती है। अजातशत्रु को पिता हंता भी कहा जाता है क्योंकि उसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। और इतिहास अपने आप को दोहराता है। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने भी कहा जाता है कि अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। अब यहाँ से जो कई प्रश्न आते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे अजातशत्रु द्वारा पहला जो है बौद्ध सभा का आयोजन करवाया गया था, वो आपके प्रश्न आ सकते हैं। उदयन, जिस उदयन शासक ने हर्यक वंश में अजातशत्रु का पुत्र था, उसी ने पाटलिपुत्रा की स्थापना की, जिसे आधुनिक रूप में पटना के नाम से जाना जाता है। तो पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने की थी, ये प्रश्न भी आ जाता है। तो ये हर्यक वंश से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, छोटे छोटे, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। बिंबिसार के बारे में कुछ शब्द होंगे, अजातशत्रु के बारे में और उदयन के बारे में। अब आते हैं शिशुनाग वंश। तो हर्यक वंश के समाप्ति के बाद नागदशक की हत्या करके शिशुनाग ने जो है शिशुनाग वंश की स्थापना की। यह भी वंश ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सका। शिशुनाग इसके प्रमुख शासक रहे। दूसरा प्रमुख शासक कालाशोक रहा, जिसने दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन कराया। तो इससे भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस लिमिटेड पढ़ना है, जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है नंद वंश। नंद वंश महापदम नंद द्वारा स्थापित किया गया और बिहार में यह एक शक्तिशाली वंश के रूप में बढ़ने लगा और अंतिम शासक घनानंद हुआ। और कहा जाता है कि इसी घनानंद के दरबार में चाणक्य अर्थात कौटिल्य रहा करते थे और जब उन्हें अपमानित किया गया तो वो वहां से दरबार से निकल करके चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से उन्होंने नंद वंश का विनाश करवाया और फिर मौर्य वंश की स्थापना की। तो यहाँ से कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे सिकंदर के आक्रमण के समय भारत के यानी मगध में किसका साम्राज्य था, तो नंद वंश का। शासक कौन था, घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद। किसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, तो घनानंद। बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं इन चैप्टर में। मुझे लगता है ऐसा कि आप इसे थोड़ी देर, आधे घंटे भी पढ़ेंगे तो ये 3 चैप्टर आप टेकल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा समय देना होगा क्योंकि मौर्य वंश न केवल बिहार के इतिहास से जुड़ा है बल्कि इंडियन हिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट पार्ट के रूप में इसे जाना जाता है। अब यहाँ क्या क्या आपको ध्यान रखना है, तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई, ये बेसिक चीजें। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, तो बिहार में जो है पाटलिपुत्रा को उसने अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया। वहां उसने अपने राजप्रसाद को बनाया। उसने सेल्यूकस निकेटर से लड़ाई लड़ी, जो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। उससे उसने मेगास्थनीज को प्राप्त किया, जो एक राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, जिसने इंडिका की रचना की। और थोड़ी बहुत जानकारी आपको अर्थशास्त्र के बारे में, क्योंकि 63वीं बीपीएससी में भी अर्थशास्त्र से प्रश्न पूछा गया। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो कौटिल्य थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, जिस अर्थशास्त्र का मूल उद्देश्य प्रशासन को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस संबंध में राजा को सुझाव था तथा प्रशासन के विधियों का वर्णन था। तो लोक प्रशासन और राजनीति पर आधारित पहली पुस्तक भारत में अगर मानी जाए तो अर्थशास्त्र को ही कहा जा सकता है। अब बारी आती है बिंदुसार की, तो बिंदुसार से अधिक प्रश्न नहीं बनते हैं। हाँ, अशोक से जरूर अच्छे प्रश्न बनेंगे क्योंकि अशोक प्राचीन भारतीय इतिहास में एक महान सम्राट के रूप में देखे जाते हैं, तो वहां से प्रश्न आपके बन सकते हैं। अब अशोक से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो बौद्ध धर्म अपनाने से लेकर के
कलिंग युद्ध तक के प्रश्न उनसे बन सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने जितने स्तंभ बनवाए, स्तंभ की स्थापना उसी ने की, शिलालेख अभिलेख के माध्यम से उन्होंने धर्म प्रचार करने का प्रयास किया और इस क्रम में उन्होंने कई लिपियों का प्रयोग किया। यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है कि बिहार के क्षेत्र में जो स्तंभ मिले हैं उन स्तंभों पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है। तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग जो है और खरोष्टी लिपि का प्रयोग जो है उन्होंने मुख्य रूप से किया है। तो ब्राह्मी लिपि ज़्यादा सटीक है बिहार के क्षेत्रों के लिए। अब आते हैं गुप्त वंश और पाल वंश की बात करते हैं। तो मौर्य वंश तक आप पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे गुप्त वंश और पाल वंश। तो गुप्त वंश क्या है? तो मौर्य काल के बाद कुछ समय तक छोटे छोटे कुछ विदेशी आक्रमणकारी भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में ही शासन करते रहे। उनका विस्तार बिहार के क्षेत्र में बहुत कम रहा, तो उनको नहीं पढ़ना है। हाँ, मौर्यों के बाद जो शुंग वंश और कन्नव वंश जो छोटे छोटे वंश है वो एक्चुअली इंडियन हिस्ट्री का भी पार्ट है। तो अगर आपने इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ने के क्रम में आपके प्राचीन भारत भी आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और बिहार का इतिहास भी। अब आते हैं गुप्त वंश की बात करते हैं। तो गुप्त वंश का पहले आप वंशावली याद कर लेंगे कि श्रीगुप्त द्वारा स्थापित किया गया, फिर घटोत्कच गुप्त आते हैं, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। तो यहाँ से गुप्त वंश द्वारा जो है भारत में प्रशासन के गुप्त वंश की परंपरा का शुरुआत हुआ और बिहार और यूपी का क्षेत्र मुख्य रूप से गुप्तों के शासन का केंद्र रहा। तो इस दौरान जो समुद्रगुप्त की विशेषताएं हैं, जिसे हम भारत का नेपोलियन की संज्ञा देते हैं, कविराज की संज्ञा देते हैं, तो वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य की संज्ञा दी जाती है, वहां से प्रश्न आ सकते हैं। और इसके अलावा जो बिहार में एक शिक्षा का केंद्र था, नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त जो कि गुप्त वंश के एक प्रमुख शासक थे उसके द्वारा की गई थी, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था। तो ये जो प्रश्न आते हैं ये कहाँ से आएंगे? गुप्त वंश से। तो एक बार आप गुप्त वंश का भी रिवीजन जरूर करें। अब अगर ये सोच रहे होंगे कि सर आप पढ़ा नहीं रहे, हमें टास्क दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर आपको सफल होना है तो कुछ मेहनत आपको जरूर करनी होगी और यही अंतर हो जाता है सफल और असफलता के बीच। अगर आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे तो सब चीज़ें आपको मैं नहीं दे पाऊंगा यूट्यूब के माध्यम से, तो कुछ मेहनत आपको भी करनी चाहिए। तो गुप्त वंश से जुड़े हुए प्रश्न, जहाँ पर बिहार से जुड़ा हुआ ये नालंदा है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, तो एक बार गुप्त का अध्ययन जरूर करें। अब आते हैं पाल वंश की। तो यह स्थिति कब बनती है? बीच में एक हर्षवर्धन आते हैं जो कि इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है। तो हर्षवर्धन के बाद भारत के प्रमुख क्षेत्रों में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम क्रिएशन का मतलब एक बड़े राजा का अभाव देखा जाता है। इस बड़े राजा के अभाव में यह स्थिति बनती है कि बिहार और बंगाल का जो क्षेत्र था वहाँ पर शासन तंत्र अराजकता में बदल जाता है। किसी बड़े राजा के अभाव में शासन अच्छे से नहीं चल रहा होता है। ऐसे में उस क्षेत्र के बुद्धिजीवियों द्वारा गोपाल के नेतृत्व में 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की गई और इस पाल वंश के 2-3 शासक हुए जो महत्वपूर्ण हैं। गोपाल द्वारा वैसे बिहार के बिहार शरीफ में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो कि उसका संबंध बिहार से है, इस वंश का संबंध बिहार से है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और मुश्किल से यहाँ से 10 ऑब्जेक्टिव ही बन पाते हैं। गोपाल प्रथम शासक, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार के क्षेत्र में उन्होंने किया और फिर जब इनका पुत्र आता है धर्मपाल, तो ये सबसे प्रतापी शासक था और इसी ने त्रिपक्षीय संघर्ष, जो यूपी में स्थित कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था, उसमें पालों की ओर से इसने सबसे पहले भाग लिया। और इनसे जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है वो है भागलपुर में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो एक तरफ नालंदा विश्वविद्यालय और दूसरा हो गया विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो धर्मपाल से ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर आते हैं देवपाल और देवपाल से यहाँ से प्रश्न पूछता है कि देवपाल के समय बिहार के क्षेत्र में एक बिहार बनवाने के लिए जावा में के शासक बालपुत्र देव द्वारा
देवपाल से कुछ जो है 5 गांव उधार लिए गए थे या दान में प्राप्त किए गए थे, तो वो एक प्रश्न जो है वो बिहार से जुड़ जाता है। तो एक क्रम से पढ़िएगा तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। गोपाल के बारे में थोड़ा पढ़ना है, धर्म के बारे में थोड़ा पढ़ना है और देवपाल के बारे में पढ़ना है। उसके बाद सीधे अंतिम शासक के पास चले जाएंगे, मदन पाल के बारे में, और अधिक प्रश्न यहां से नहीं आएंगे। तो ये पाल वंश तक आपका जो है पूरा का पूरा बिहार का इतिहास खत्म हो जाएगा। हमने यहाँ डिटेल में इसलिए चर्चा की क्योंकि ये इंडियन हिस्ट्री में नहीं आपको पढ़ना है। यहाँ हमने थोड़ा शॉर्ट में ब्रीफ में पढ़ा क्योंकि ये न केवल बिहार से बल्कि इंडियन हिस्ट्री में भी हमें पढ़ना है। अब आते हैं इस दौरान जहां एक तरफ मगध का उत्कर्ष हो रहा था, उसी समय उत्तर वैदिक काल के पतन के बाद एक धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। अब इस धार्मिक आंदोलन में 2 प्रकार के धर्म संप्रदायों का जन्म होता है, एक नास्तिक संप्रदाय और एक आस्तिक संप्रदाय। नास्तिक संप्रदाय वे थे जो ईश्वर के स्वरूप को नहीं मानते थे और आस्तिक संप्रदाय जो ईश्वर के स्वरूप को मानते थे। तो वैदिक काल में जो आडंबरपूर्ण धर्म का विकास होने लगा उत्तर वैदिक तक, तो उसका विरोध करते हुए ये संप्रदाय उत्पन्न हुए। आस्तिक संप्रदायों में देखें तो आजीवक संप्रदाय जो मौखलीपुत्र गोशाल द्वारा स्थापित किया गया था, और नास्तिक संप्रदायों में देखें तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों धर्मों का संबंध प्रमुख रूप से बिहार से था, इसलिए यहां से प्रश्न निश्चित रूप से पूछ लिए जाते हैं। अब बात अगर बौद्ध धर्म की करें तो गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित किया गया, उनके परिवार के संबंध में जानकारी, पिता का नाम, माता का नाम, पुत्र का नाम, पत्नी का नाम, ये सब बेसिक जानकारी है और ये आसानी से आप एक बार पढ़ेंगे तो रिकॉल कर सकते हैं। ऐसे हम ऑब्जेक्टिव डालेंगे जो सेट के, उन ऑब्जेक्टिव में इन चैप्टर से मैं प्रश्न जरूर डालूंगा। ये सिलेक्टेड चैप्टर्स है जहां से प्रश्न आ सकते हैं। तो बौद्ध धर्म में क्या है? तो बौद्ध धर्म एक नास्तिक संप्रदाय था जिसका मूल उद्देश्य वैदिक सभ्यता के और वैदिक जो संस्कृति थी जिसमें धार्मिक आडंबर प्रवेश कर गया था, उसका विरोध करते हुए एक सुधारात्मक धर्म के रूप में उसे आगे बढ़ाना। लेकिन बाद में गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म भी 2 भागों में बढ़ जाता है, महायान एवं हीनयान, और उसका विकास जो है आगे होने लगता है। तो यहाँ से प्रश्न आते हैं, पूरा का पूरा बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं जैन धर्म की बात करते हैं। तो जैन धर्म में भी अगर ध्यान से देखेंगे तो जैन धर्म प्राचीन काल से चला आ रहा था, लेकिन 24वें तीर्थंकर के रूप में उभर करके आते हैं महावीर, और उन महावीर का संबंध वैशाली से था। कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ था और वैशाली में ही यहाँ राजगीर के पास पावापुरी में उनकी मृत्यु हो गई थी। और पूरा जो उनका जीवन चक्र था उस दौरान उन्होंने जो विचारधाराएं दी, उनका जो सिद्धांत रहा, वो कई एग्जाम में प्रश्न में आ सकते हैं। तो चूंकि आप बिहार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में आपके पास बौद्ध धर्म और जैन धर्म पे पढ़ा हुआ होना चाहिए, एक सटीक आपके पास ऑब्जेक्टिव डाटा होना चाहिए। तो इन सभी चैप्टर्स को जिनको मैंने पॉइंट आउट किया है, आपका काम है इसे एक बार पढ़ना और इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स को बनाना। वो ऑब्जेक्टिव आप किसी भी बुक से बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और उसमें हम लोग चर्चा करेंगे मध्यकालीन बिहार के इतिहास में। कुछ लोगों के बहुत सारे कंप्लेन है कि आप वीडियोस काफ़ी गैप कर दे रहे हैं, तो मेरे पास कुछ समस्याएं हैं जिसके कारण मैं गैप कर रहा हूं। नहीं तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूं। ऐसे बीच बीच में मेरे वीडियोस निश्चित रूप से आते रहेंगे। एग्जाम से पहले जो मैंने कहा है कि बिहार और मॉडर्न हिस्ट्री, इन सब के पार्ट्स मैं पूरे कर दूंगा। करेंट को लेकर के भी मैं PDF वगैरह प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद एडुटेरिया को फैमिली से जुड़े रहने के लिए। और सबसे लास्ट में और सबसे बड़ी बात, 5 लाख सब्सक्राइबर बनने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देसी नुस्खे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सुबह के नाश्ते में अंकुरित अनाज यानी कि स्प्राउट्स को अगर आप शामिल करते हैं तो ये किस तरीके से हमारे शरीर के लिए हेल्पफुल होता है और कैसे ये ढेर सारी बीमारियों से, अनगिनत बीमारियों से हमारे शरीर को बचाता है। दोस्तों, अंकुरित दालों को मिक्स करके भी खाया जाता है, यानी कि कई सारे अनाज को या दालों को आप एक साथ अंकुरित करके भी खा सकते हैं, या आप चाहें तो इंडिविजुअली भी इनको अंकुरित करके यानी कि स्प्राउट्स करके खा सकते हैं। नॉर्मली
मूंग की दाल, चने की दाल, सोयाबीन, मेथी और अनाज यानी कि गेहूं को स्प्राउट्स करके खाया जाता है। खास तौर पर मूंग की दाल और चने की दाल को अंकुरित करके खाने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, वैसे तो अंकुरित दालों को कोई भी खा सकता है, लेकिन इसके खाने का एक तरीका होता है, क्योंकि जो लोग अपना वेट गेन करना चाहते हैं उनको ये दालें किस तरीके से खानी है, और जो लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं यानी मोटापे से बचाना चाहते हैं या मोटापे को कम करना चाहते हैं, तो उनको किस तरीके से इन दालों का सेवन करना चाहिए, आज हम उस बारे में भी बात करेंगे। और कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, किस टाइम खाना चाहिए, और दाल को अंकुरित कैसे किया जाता है, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आप अंकुरित दालों का ज्यादा सेवन ना करें, और अंकुरित दालों में खासकर आप चने की दाल का सेवन ना करें, क्योंकि चने की दाल जब आप अंकुरित करके खाते हैं तो ये हमारे शरीर से जो एक्स्ट्रा चर्बी या वसा होती है उसको निकालकर बाहर कर देती है। ठीक है। वहीं पर अगर आप मूंग की दाल को अंकुरित करके खाते हैं और एक टाइम में आप दूध और केले का सेवन करते हैं तो डेफिनेटली यही दाल आपके वजन को बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहायक होती है। दोस्तों, अंकुरित दाल के अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, ढेर सारे पोषक तत्व और विटामिन्स होते हैं। नॉर्मल दाल में जो एंजाइम्स होते हैं उनकी क्वांटिटी कम होती है, लेकिन जब वही दाल जर्मिनेट होकर स्प्राउट होती है तो उस वक्त उसके अंदर एंजाइम्स के कई गुना मात्रा बढ़ जाती है और पोषक तत्व भी कई गुना ज्यादा उसमें पैदा हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनके मुकाबले अंकुरित दाल के अंदर कई गुना ज्यादा पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अंकुरित अनाज के अंदर या अंकुरित दालों के अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स में विटामिन ए, बी, सी और ई भरपूर मात्रा में होते हैं। इसके अलावा फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, जिंक और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भी इसके अंदर पैदा हो जाते हैं। ठीक है। इसके अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, वहीं इसके अंदर मौजूद कैल्शियम हमारी हड्डियों को ताकत प्रोवाइड कराता है। इसके अंदर मौजूद आयरन हमारे खून के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है, और जो अन्य पोषक तत्व इसके अंदर मौजूद होते हैं वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बेहद जरूरी और बहुत ही ज्यादा सहायक होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि आप अंकुरित दाल को किस तरीके से बना सकते हैं या कैसे इसको बनाया जाता है। इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। अगर आप कई सारी दालों को मिक्स करके अंकुरित करना चाहते हैं तो वो भी आप एक साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मूंग की दाल और चने की दाल को अंकुरित करना चाहते हैं तो आप अंकुरित करने से पहले उस दाल को साफ करके धो लें, उसमें जो भी खराब दाने हो उनको निकालकर बाहर फेंक दें। अब दोस्तों, आपको इस दाल को पानी में डालकर रखना है। ठीक है। अगर आप मान लीजिए एक मुट्ठी चने की दाल और एक मुट्ठी आप मूंग की दाल ले रहे हैं तो उसका डबल आप पानी लें और उस दाल को उस पानी में डाल दें। ठीक है। आप ये दाल रात को भिगोकर रखें, लगभग 12-14 घंटे तक इसको ऐसे ही भीगा रहने दें। 12-14 घंटे के बाद आप एक सूती कपड़ा लें और उस दाल को उसमें डाल दें। अब उस सूती कपड़े में उस दाल को बांधकर किसी ऐसी जगह पर रख दे जहां पर हवा और थोड़ी सी नमी बनी रहे। ठीक है। बीच में 1 या 2 बार आप उस पर थोड़ा सा पानी डालते रहें, और लगभग 12 घंटे के बाद जब आप देखेंगे, 12 से 14 घंटे के बाद, तो वो दालें जर्मिनेट होना शुरू हो जाती हैं, यानी कि स्प्राउट्स होना शुरू हो जाती हैं। अब आप नेक्स्ट डे से उस अंकुरित दाल को सेवन करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सुबह में अगर आप जिम जाते हैं या आप जिम नहीं भी जाते हैं तो सुबह के नाश्ते में अगर आप इन दालों का सेवन करके ऊपर से आप दूध पीते हैं या इन दालों के साथ में आप कोई भी 1-2 ड्राई फ्रूट या कोई भी फल खाते हैं तो इससे बेहतरीन कोई भी नाश्ता और नहीं हो सकता। ठीक है। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो जैसा मैंने बताया है, सिर्फ आप मूंग की दाल का ही सेवन करें, यानी कि मूंग की दाल को अंकुरित करें। और अगर आप अपने शरीर को एक्स्ट्रा चर्बी या वसा से बचाना चाहते हैं, अगर आप मोटापे से परेशान हैं, मोटापे को कम करना चाहते हैं, तो चने की दाल, मूंग की दाल और अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ी सोयाबीन को भी ऐड कर सकते हैं। इन सब को अंकुरित करके आप विदाउट हेजिटेट खाएं, आपका वजन भी कंट्रोल होगा, जो एक्स्ट्रा चर्बी या वसा है वो भी शरीर से बाहर होती हुई चली जाएगी। अब दोस्तों, इसके बेनिफिट्स और क्या क्या हैं। सबसे पहले तो ये हमारे पाचन तंत्र को बहुत मजबूत कर देता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप कब्ज से परेशान हैं तो ये हमारे
पेट को साफ करने के लिए बहुत ही ज्यादा सहायक होता है। ठीक है, रोज सुबह आप एक मुट्ठी अंकुरित दाल को चबा चबा कर खाएं और ऊपर से आप या तो दूध पी लें या आप पानी पी लें, तो ये आपके पेट के अंदर यानी कि जो चिकनाई मौजूद हो जाती है उसको निकालकर बाहर करता है, जिससे आपको कब्ज जैसी बीमारी कभी भी नहीं होगी। ठीक है, और आपका पेट हमेशा बिल्कुल एकदम साफ सुथरा रहेगा। इसके अलावा जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, वो भी इसका रेगुलर बेसिस पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि चने के रेगुलर सेवन से जो ब्लड शुगर का लेवल है वो बहुत कम हो जाता है, और इसी वजह से ये कहीं ना कहीं हमारे जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो डायबिटीज को भी कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। जो लोग सेक्स पावर से परेशान होते हैं यानी कि गुप्त रोग से परेशान होते हैं, उनकी सेक्सुअल स्टेमिना कम हो जाता है, वो लोग भी अगर रेगुलर बेसिस पर चने की दाल का सेवन करते हैं, अंकुरित चने की दाल का सेवन करते हैं, तो उनके लिए भी ये रामबाण का काम करती है। पेशाब से रिलेटेड रोगों को दूर करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है, और मोटापे को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। अगर आप अपने शरीर को हेल्दी रखना चाहते हैं और मोटापे से अपने शरीर को बचाना चाहते हैं, तो अंकुरित दाल आपके लिए रामबाण का काम करती है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा चर्बी या एक्स्ट्रा चिकनाई को हमारे पेट के अंदर, हमारे शरीर के अंदर बनने ही नहीं देती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हमारे चेहरे के रंग रूप को साफ करने के लिए या एकदम स्किन को खिली हुई बनाने के लिए भी चना या अंकुरित दालों का बहुत बड़ा योगदान होता है। चना कई रोगों में फायदा करता है और ये स्किन से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। ठीक है, जो बवासीर के रोगी होते हैं वो भी इसका सेवन कर सकते हैं, और अगर आपको इस तरह का कोई भी सिम्टम्स अपने शरीर के अंदर दिखाई दे रहा है तो ये बवासीर को कंट्रोल करने के लिए भी काफी फायदेमंद होती है। आप अगर चाहें तो फ्रेंड्स 2-4 दिन के लिए अंकुरित दालों को एक साथ बनाकर रख सकते हैं, लेकिन 2-4 दिन से ज्यादा का बनाकर हमें नहीं रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने आधा किलो सारी दालें ली और हमने उन सबको अंकुरित करके बहुत दिन के लिए रख दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। अंकुरित दाल आप ज्यादा से ज्यादा 2 दिन के लिए बना सकते हैं। नेक्स्ट डे जो दाल खत्म हुई है दोस्तों, उसको फिर आप यूज करें और फिर नई दाल को स्प्राउट करें। दालों में आप अंकुरित करने के लिए चने की दाल और मूंग की दाल का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, या आप चने की दाल, मूंग की दाल को इंडिविजुअली भी स्प्राउट करके खा सकते हैं। ठीक है, आप अगर चाहें तो चने की दाल, मूंग की दाल, अनाज यानी कि गेहूं और सोयाबीन को भी एक साथ अंकुरित करके खा सकते हैं। सबको स्प्राउट करने का तरीका सेम है। आप रात को पानी में भिगोकर उसको रख दें, रात भर उसको ऐसे ही भीगा रहने दें, फिर उसको सूती कपड़े में बांध के रख दें और 12-14 घंटे के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दें। बीच बीच में उसमें 1-2 बार पानी जरूर डाल दें, और 12 घंटे के बाद, फाइनली 24 घंटे के बाद जब आप देखेंगे तो वो दाल बिल्कुल स्प्राउट हो चुकी होगी। तो आप स्प्राउट्स का यूज करना जरूर शुरू करें, अपनी डाइट में इसको शामिल करें। डेफिनेटली आपको कई सारी बीमारियों से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी, और आपके शरीर के अंदर एक हेल्पफुल जो प्रोसेस होता है हमारी हेल्थ को सिक्योर रखने का, वो आपको अपने शरीर के अंदर विद इन 8 डेज आपको जरूर दिखाई देगा। तो आप अपने डाइट में इनको जरूर शामिल करें और रेगुलर बेसिस पर इसका सेवन करना जरूर शुरू करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। Thank you for watching. Take care. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि आपका दिमाग कितना तेज काम करता है। हम आपसे 20 मजेदार पहेलियां पूछेंगे, जिनका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए देखते हैं कि आप कितनी पहेलियों का सही जवाब दे पाते हैं। पहेली नंबर 1। एक बच्चा लाहौर में पैदा हुआ, फिर भी वह पाकिस्तानी नहीं है, बताओ कैसे? उत्तर है क्योंकि वह 1947 से पहले पैदा हुआ था, तब पाकिस्तान नहीं बना था। पहेली नंबर 2। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो 100 लोगों को मार दे फिर भी उसको सजा नहीं हो सकती है? उत्तर है जल्लाद। पहेली नंबर 3।
ऐसा कौन सा शहर है जिसके नाम में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों भाषाओं के शब्द आते हैं? उत्तर है अहमदाबाद। पहेली नंबर 4, एक अंधा व्यक्ति क्या देख सकता है? उत्तर है अंधेरा। पहेली नंबर 5, ऐसा कौन सा पेड़ है जिस पर हम चढ़ नहीं सकते हैं? उत्तर है केले का पेड़। पहेली नंबर 6, ऐसी कौन सी चीज है जो दिन रात चलती रहती है? उत्तर है नदी। पहेली नंबर 7, दादा की बहन आपकी क्या लगती है? उत्तर है दादी। पहेली नंबर 8, 4 पाई को 3 अक्षरों में कैसे लिखेंगे? उत्तर है 4 पाई। पहेली नंबर 9, ऐसा कौन सा नाम है जिसे हिंदी, अंग्रेजी और गणित तीनों भाषाओं में लिखा जा सकता है? उत्तर है विनोद। पहेली नंबर 10, लड़कियों का ऐसा कौन सा अंग है जो हर 2 महीने में बदलता रहता है? उत्तर है आईब्रो। पहेली नंबर 11, ऐसा कौन सा वाहन है जिसका नाम उल्टा या सीधा लिखने पर हमेशा एक समान ही रहता है? उत्तर है जहाज। पहेली नंबर 12, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम पानी के अंदर खाते हैं? उत्तर है गोता। पहेली नंबर 13, ऐसा कौन सा काम है जो हम भारत में 2 बार नहीं कर सकते हैं? उत्तर है हम भारत में 2 बार आधार कार्ड नहीं बनवा सकते हैं। पहेली नंबर 14, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम बंद तो कर सकते हैं लेकिन खोल नहीं सकते? उत्तर है अलार्म। पहेली नंबर 15, ऐसा कौन सा गेट है जिसमें से हम निकल नहीं सकते हैं? उत्तर है कोलगेट। पहेली नंबर 16, ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी मुट्ठी में तो है पर आपके वश में नहीं? उत्तर है आपके हाथों की लकीरें। पहेली नंबर 17, वह कौन है जो गूंगा, बहरा और अंधा है लेकिन हमेशा सच ही बोलता है?
उत्तर है आईना। पहेली नंबर 18। अंग्रेजी का ऐसा कौन सा शब्द है जो 1.5 किलोमीटर लंबा है? उत्तर है मील। पहेली नंबर 19। ऐसी कौन सी चीज है जो पानी से बनी है लेकिन उसे सूरज भी नहीं सुखा सकता है? उत्तर है पसीना। पहेली नंबर 20। ऐसी कौन सी चीज है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता है? उत्तर है आपका ज्ञान। दोस्तों, आखिरी पहेली आपके लिए, जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहेली है, वह क्या है जो लोग अपनों से ज्यादा दूसरों का लेते हैं? दोस्तों, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना। हमारे यहाँ मैं देखता हूँ कि कितने लोगों को पेट की प्रॉब्लम है, मोटापा है। सिंपल सा हिसाब, उसका हिसाब है। ये हैं हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए 52 इयर्स के बॉलीवुड के फिटेस्ट स्टार, हम सबके फेवरेट अक्षय कुमार, जिन्हें आप देख रहे हैं रियल लाइफ में बिना स्पेशल इफेक्ट के अपना वर्कआउट, अपनी ट्रेनिंग और फिजिकल एक्टिविटी करते हुए। आज आपको मिलेंगे अक्षय कुमार से 7 बेहतरीन टिप्स वेट और फैट लॉस के लिए विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप भी वजन या मोटापा कम करना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें और पूरा समझें, और इसके बाद अगर आप इसके मैक्सिमम टिप्स फॉलो करते हैं या एक आध टिप छोड़ भी देते हैं तब भी आपको वेट या फैट लॉस के लिए बेहतरीन रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 6:30 बजे के बाद खाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका शरीर नहीं मांगता इतना खाना। पागलों की तरह में ठूसते जा रहा है इंसान। तो फ्रेंड्स, ये है अक्षय कुमार की सबसे पहली और सबसे बड़ी टिप फैट लॉस के लिए कि आपको सनसेट यानी शाम के 6:30 या 7 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना है। जाहिर सी बात है कि आप ज़्यादा खाने की वजह से ही मोटे हुए हैं, और अगर आप अपना डिनर टोटली स्किप कर दें या दिन का लास्ट मील सनसेट तक कर लें तो आपको फैट लॉस के बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि ऐसा करके आप ऑटोमेटिकली कैलोरी डेफिसिट स्टेट में आ जाएंगे। आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के भी फायदे मिलेंगे, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हो जाएगी, आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा, और सोने से 3 घंटे पहले डिनर कर लेने की वजह से आपका हार्मोनल लेवल भी बैलेंस हो जाएगा। इसकी वजह से आपको फैट लॉस के लिए फास्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि फ्रेंड रात की नींद होती है आपके बॉडी के रेस्ट, रिकवरी और रिपेयर के लिए। और आप जानते ही होंगे कि अगर किसी एक सड़क का रिपेयर भी करना हो तो उसके ट्रैफिक को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया जाता है, लेकिन जब आप रात का डिनर करके तुरंत सो जाते हैं तो अगले 3 से 4 घंटे बॉडी डाइजेशन में ही लगी रहती है और आपके बॉडी का रिपेयर प्रोसेस अच्छी तरह से स्टार्ट नहीं हो पाता या उसके लिए पूरा प्रॉपर समय नहीं मिल पाता है और दिन भर आप थकान महसूस करते हैं। लेकिन अब आप पूछेंगे कि शुरुआत में तो मुझे भूख लग सकती है, तो मैं क्या करूं? अगर आपको भूख लगे तो मैं या एग वाइट खा लेता हूँ, गाजर, मूली, ये सब चीज़ें खा लेता हूँ, सैलड खा लेता हूँ, सूप पी लेता हूँ अगर भूख लगे तो। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये तो काफ़ी मुश्किल है, तो फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए कि आसान चीज़ें फॉलो करके आप बेहतरीन रिजल्ट्स नहीं ले सकते। मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इतना भी बता देता हूँ कि सिर्फ 7 दिन मुश्किल है। आप 1 घंटा नहीं दे सकते अपने शरीर को कसरत करने के लिए। फ्रेंड्स, पहला पॉइंट था डाइट से रिलेटेड और दूसरा पॉइंट है एक्सरसाइज से रिलेटेड, जहां अक्षय कुमार आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप अपने शरीर के लिए यानी अपने बेहतर हेल्थ के लिए केवल 1 घंटा भी नहीं दे सकते? क्योंकि आजकल फिटनेस को इग्नोर करने का नंबर 1 बहाना होता है कि मैं बिजी हूँ।
आजकल की लाइफस्टाइल में चाहे वो फूड हो या क्रिकेट, सब कुछ फास्ट हो रहा है, फिर भी लोगों के जीवन में समय की कमी हो रही है। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये कमी आर्टिफिशियल है, यानी हमारी खुद की बनाई हुई है। एक्चुअली हम अपने हेल्थ को प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर रखते ही नहीं हैं और अपने हेल्थ को इग्नोर करके या उसे दांव में लगाकर बाकी सारी चीज़ें पाने की होड़ में हम लगे रहते हैं। और जब हमारी आंखें खुलती हैं तो काफ़ी देर हो चुकी होती है और उसके बाद डॉक्टर के कहने पर हम वही सब करते हैं अपनी बीमारी को मैनेज करने के लिए, जो हम अभी आपको करने की सलाह दे रहे हैं अपना हेल्दी लाइफ एंजॉय करने के लिए। इस 1 घंटे को बेहतर यूज़ करके बेहतरीन रिजल्ट पाने के लिए आप कीजिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और अगर आप आसानी से फैट लॉस करना चाहते हैं तो आपको करना चाहिए ब्रिस्क वॉकिंग। जाहिर है जैसी और जितनी श्रद्धा आप दिखाएंगे वैसा ही रिजल्ट आप पाएंगे, लेकिन इस 1 घंटे में कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी आप जरूर करें। तो गाइस से यस टू घर का खाना, घर की दाल, रोटी, सब्जी और थोड़ा बहुत घी। अगर आप बाहर रेस्टोरेंट का खाना खाते हैं या पैकेज प्रोसेस्ड फूड्स ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि आपका वज़न क्यों बढ़ा है। अब आपको जंक फूड खाना बंद करना होगा और होम कुक फूड को प्रेफर करना होगा। घर का बना खाना खाकर आप आसानी से वेट लॉस कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा फ़र्क अनहेल्दी ऑयल और हाई कैलोरिक फूड का होता है। इसके अलावा उसमें ढेर सारे केमिकल्स भी होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और टेस्ट इन्हेंसर की शक्ल में, जो आपका नुकसान ही करते हैं। फैट लॉस के लिए आपको 2 से 3 टीस्पून डेली देसी घी का भी प्रयोग करना चाहिए। इससे आपके हार्मोनल लेवल बैलेंस हो जाते हैं। I don't party. I sleep every day at around 9-9:30. एक नियत समय पर और जल्दी सोकर भी आप अपने बायो क्लॉक को रीसेट कर सकते हो, 8 घंटे की नींद पूरी कर सकते हो और अपना हार्मोनल लेवल बैलेंस कर सकते हो। और इन सब का वेट लॉस या फैट लॉस में काफ़ी बड़ा रोल होता है। I get up at 4 o'clock. आपको लग रहा होगा कि ये तो सिमिलर पॉइंट है, लेकिन अगर आपने ये फॉलो कर लिया, यानी आप टाइम से सोकर सुबह जल्दी उठ जाएं 8 घंटे की नींद पूरी करने के बाद, तो आपके पास मैं बिजी हूँ या मुझे वर्कआउट करने का समय नहीं मिलता है, ये बहाना खत्म हो जाएगा और आप डेली अपने लिए आसानी से 1 घंटा निकाल पाओगे वर्कआउट या एक्सरसाइज करने के लिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी अक्षय कुमार के समान 4 बजे ही उठें। आप 5 बजे उठ सकते हैं और 5:30 बजे भी, लेकिन एक नियत समय पर उठें और अपने वर्कआउट के लिए समय निकालें। मीठा और नमक कम करो। अगर कम नहीं कर सकते तो आधा करो, 1 चम्मच की बजाय आधा। शक्कर और नमक, इन दोनों सफ़ेद चीज़ों को अवॉइड करें या लिमिट करें। इन दोनों का कंजम्पशन ज़्यादा रखकर आप वेट लॉस के अच्छे रिजल्ट्स नहीं ले पाएंगे। शक्कर या मीठी चीज़ों के कंजम्पशन से आपका कैलोरी इंटेक बढ़ेगा, आपको भूख ज़्यादा लगेगी यानी क्रेविंग्स बनी रहेगी, फैट स्टोरिंग हार्मोन इंसुलिन का लेवल बढ़ा रहेगा, जिसकी वजह से आपका फैट गेन होता रहेगा। इसी प्रकार ज़्यादा नमक या ज़्यादा नमकीन चीज़ों के कंजम्पशन से आप अपनी भूख से भी ज़्यादा खा लेंगे और आपका शरीर ज़रूरत से ज़्यादा पानी बॉडी में रिटेन करके रखेगा, जो कि आपके वेट गेन का कारण बनेगा। कि ऐसा दिन कभी नहीं गया कि मैंने उगता सूरज नहीं देखा। I have always seen the sun. धूप या सनलाइट का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है आपकी हेल्थ के लिए और फैट लॉस के लिए भी। आजकल मोस्टली लोग इंडोर्स टाइम स्पेंड करते हैं और आउटडोर एक्टिविटी काफ़ी कम कर दी है, और जब बाहर निकलना भी होता है तब भी वो ये ट्राई करते हैं कि सन से उनका एक्सपोजर कम से कम हो। आपको सुबह सनराइज से लेकर 11 बजे तक के बीच कम से कम 15 मिनट ज़रूर गुजारने चाहिए धूप में, ताकि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी न हो। आपको मालूम होना चाहिए कि यही इकलौता विटामिन है जो कि फ्री में अवेलेबल है, लेकिन आजकल की आप लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी है कि इंडिया में 70 से 90% तक लोग विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। और अगर आप प्रिसाइजली जानना चाहते हैं तो मुंबई की अर्बन पॉपुलेशन का 88% विटामिन डी डेफिशिएंट है। अक्सर लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैं डाइट भी फॉलो कर रही हूँ और एक्सरसाइज भी, बट मेरा वेट लॉस
नहीं हो रहा है, तो आप जान सकते हैं कि बहुत आसानी से आप इस 88% का हिस्सा हो सकते हैं। तो आपको कराना चाहिए एक ब्लड टेस्ट अपनी विटामिन डी का लेवल जानने के लिए, और उसके बाद लेना चाहिए एक अच्छा विटामिन D3 सप्लीमेंट। एक बेहतरीन विटामिन D3 सप्लीमेंट का बाइंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसे आप बिना ब्लड टेस्ट किए भी डेली बिना डरे लाइफ टाइम तक भी ले सकते हैं। और इसे लेकर जब एक बार आपका विटामिन डी का लेवल ठीक हो जाएगा, उसके बाद आप आसानी से वेट लॉस भी कर पाएंगे। दूसरी बात, जब आप दिन में धूप में कुछ वक्त गुजारेंगे तभी रात को आपको अच्छी नींद आएगी, क्योंकि इससे आपका बायोलॉजिकल क्लॉक रिसेट हो जाएगा, और बिना अच्छी नींद के भी वेट लॉस पॉसिबल नहीं है। और अब लीजिए एक बोनस टिप। ऐसे कई लोग हैं जो फेक हेल्थ टिप्स पे विश्वास करते हैं। गधे मत बनो, हेल्दी बनना है तो कुछ सही देखो। ये बहुत ही काम की बात कही है अक्षय कुमार ने। आपको अच्छे और बुरे कंटेंट की पहचान खुद करनी होगी। इसकी पहचान के लिए आप जादू, चमत्कार, फॉर्मूला, मैजिक या वेट लॉस ड्रिंक, डिटॉक्स ड्रिंक जैसे नाम को ध्यान में रख सकते हो, या 3 दिन में 5 किलो, 5 दिन में 3 किलो जैसे लुभावने टाइटल को भी ध्यान में रख सकते हो। क्योंकि वेट लॉस या फैट लॉस कोई सुपरफास्ट प्रोसेस नहीं होता है। इसको सस्टेनेबल मैनर में लगातार करते हुए वेट लॉस गोल तक पहुंचने के लिए आपको करना चाहिए वेट लॉस टीवी को सब्सक्राइब, और देखना चाहिए इसका मस्ट वॉच प्लेलिस्ट। लेकिन अगर आप बिना गलती किए जल्द से जल्द अपने वेट लॉस गोल तक पहुंचना चाहो, तो आप मेरा ऑनलाइन वेट लॉस प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिटेल्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। नमस्कार, आनापानसति ध्यान में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह एक अत्यंत ही शक्तिशाली प्रयोग है और बुद्ध बनने का सबसे आसान तरीका है। दोस्तों, अगर आज आप यहाँ पहुँचे हैं तो ये कोई दुर्घटना नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि कोई ना कोई आपके अंदर है जो कि अपने अंदर के बुद्ध को जगाना चाहता है। कुछ ऐसा आपके अंदर है जो कि अपने दुखों को नष्ट करना चाहता है, अपनी बीमारियों से मुक्ति पाना चाहता है और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना चाहता है। दोस्तों, चलिए हम ध्यान की शुरुआत करते हैं। आराम से बैठ जाएं। बेहतर होगा कि आप जमीन पर पालथी मारकर या सिद्धासन या पद्मासन में बैठें। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कमर और आपकी पीठ बिल्कुल सीधी हो। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो ये कोशिश करें कि आप कुर्सी पर बैठ जाएं। कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें और अपने आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करें एक साक्षी भाव के साथ। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। अपने शरीर में हो रही हर हलचल को देखना शुरू करें एक साक्षी भाव से। दोस्तों, इस ध्यान को हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने ढूंढा था और इसी ध्यान विधि से वो बुद्ध बने, और उसके बाद से हजारों लाखों लोगों ने अपने सांसों के साथ जुड़ना शुरू किया, और इस ध्यान प्रयोग के बाद
वो भी बुद्ध बन गए। धीरे धीरे आपका पूरा शरीर शांत हो रहा है और आपका मन एक गहन विश्राम में डूबता चला जा रहा है। आज ये समय है अपने आप को जानने का। हमने बहुत सारे लोगों से दोस्ती की, उनको समय दिया, लेकिन जीवन का मकसद तब तक सॉल्व नहीं होता जब तक कि हम खुद को ना जाने, खुद को ना पहचाने। इट्स वेरी इजी टू मीट एवरीबडी आउटसाइड, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मीट द पर्सन विद इन यू। अब हम अपनी सांसों को देखना शुरू करें। आन अपान का मतलब है सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, और सति का मतलब है अवेयरनेस। कहने का अर्थ ये कि यह ध्यान वो तकनीक है जिसमें कि हम अपने सांसों के दृष्टा बनेंगे। ये ध्यान रहे कि अपनी सांसों की गति को कम या ज्यादा नहीं करना, सिर्फ उसके दृष्टा बन जाना है, सिर्फ उसको देखते रहना है, देखते रहना है। एक भी सांस ना छूटे। सांस अंदर जा रही है, मैं इसका दृष्टा हूं, और सांस बाहर जा रही है, मैं इसका भी दृष्टा हूं। दोस्तों, आपका दुख, चिंता, परेशानियां, ये सब आपके विचारों से उत्पन्न होती हैं, और आपके विचारों का स्वामी बनने का सबसे आसान तरीका है ध्यान। और ध्यान का सबसे आसान तरीका है सांसों के साथ एक हो जाना, सांसों के दृष्टा बन जाना। अगर विचार आए तो विचारों से कोई लड़ाई नहीं करनी है, बस उसको देखते जाना है। और जो ही आपको होश आए, अपनी चेतना को वापस सांसों के ऊपर लगाइए। आपका मन हजारों तर्क दे रहा होगा कि ये काम इंपॉर्टेंट है, नोटिफिकेशन चेक करनी है, लेकिन अभी ये समय है कि आप बस अपने सांसों के साथ हो जाएं, बस अपने सांसों के दृष्टा बन जाएं। एक भी सांस आपकी अवेयरनेस से ना छूटे, बस सांसों को देखते चले जाइए। दोस्तों, हमारे मन में गहन अंधेरा है, और इसके कारण ही हमारे जीवन में तकलीफें हैं। और ये सिर्फ इसलिए है
क्योंकि हमने कभी ये कोशिश ही नहीं की कि ध्यान की ऊर्जा अपने अंदर लाएं, या फिर हम सांसों के साक्षी बन जाएं। आज ये मौका है कि विचारों के अंधकार को आप ज्ञान की कैंची से या ध्यान की कैंची से काट सकते हैं। इस अवसर को ना चूकना। बस सहजता के साथ सांसों को देखते रहना है, सांसों के साक्षी बन जाना है। हर आती हुई सांस के दृष्टा और हर बाहर जाती हुई सांस के दृष्टा, बस यही दृष्टा भाव वो शक्ति है जो कि आपको ट्रांसफॉर्म कर देगी, जो कि आपको बुद्ध बनाने की क्षमता रखती है। दोस्तों, ध्यान इस जीवन की संजीवनी है, और जो कोई भी ध्यान से वंचित है वो अमृत को हाथ में लेकर भी अमृत पान से खुद को दूर रख रहा है। आइए आज हम ध्यान रूपी इस अमृत का पान करें। Just be with your breathing. Breathing in, you are aware. Breathing out, you are aware. Just be a witness of your breathing. Don't try to manipulate. Don't try to control the speed of your breathing, the rate and rhythm of your breathing. Just focus on your breathing. Become one with your breathing. कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, ना कोई विचार, ना ही कोई भावना, ना ही कोई एफर्मेशन। इस समय आपका एक ही उद्देश्य है, आप अपनी अवेयरनेस को या आप अपनी चेतना को एक उच्च स्तर पर स्थापित करें, और इसके लिए आपको अपनी सांसों के साथ एक हो जाना है, जुड़ जाना है, एक हो जाना है। Become one with your breathing. अपनी सांसों के साथ ही बने रहना है। विचार आएंगे, लेकिन आपको विचारों के साथ जुड़ना नहीं है। आप बस अपनी सांसों के साथ बने रहें। विचार बादल की तरह आएंगे और बादल की तरह गायब हो जाएंगे।
एक दृष्टा भाव से अपनी सांसों को देखते रहें। क्या है आपकी सांसों की गति? क्या ये तेज है या ये धीमी है? क्या ये गर्म है या यह ठंडी है? कोई क्रिटिसिज्म नहीं, कोई बदलाव की अपेक्षा नहीं, बस जो हो रहा है उसको देखते रहें, उसके दृष्टा बन जाएं। हर सांस के साथ आप और गहन ध्यान में डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। परिस्थिति चाहे कोई भी हो, उसका मूल कारण है अज्ञानता, और ज्ञानी बनने का सबसे आसान, सबसे सहज तरीका है ध्यान। तो आइए हम लोग ध्यान में गहराई से डूब जाएं। कोई सोच नहीं, कोई भावना नहीं, कोई विचार नहीं, बस सांस और आप सांसों को देखते रहें। अब आप महसूस कर रहे होंगे कि सांसों की गति धीरे धीरे और धीमी हो रही है। लेकिन लगातार सांसों के साक्षी बने रहें। बी अ विटनेस ऑफ योर ब्रीदिंग। उसको उसी तरीके से देखें जैसे आप सड़क पे ट्रैफिक को देख रहे हैं। आज ये समय है कि हम जन्म जन्म के कर्मों से मुक्ति पाएं, सैकड़ों वर्षों के विचारों की गुलामी से मुक्ति प्राप्त करें। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, न जाने विचारों की क्या क्या खेल हैं, इन सारे खेलों से मुक्ति पाएं। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप ध्यान करें, आप सांसों के साथ जुड़ जाएं। आपका मन हजार तर्क दे रहा होगा कि चलो शरीर में झंझनाहट हो रही है, अभी अपने मोबाइल फ़ोन को चेक कर लें, अभी बाहर किसी के साथ खेल लें। लेकिन दोस्तों याद रखना, आपके पास समय बहुत ही कम है। लगातार सांसों के साथ बने रहेंगे। हर अंदर आती हुई सांस और हर बाहर जाती हुई सांस
पूरी तरह से सांसों के साक्षी बन जाएं। सांसों के साथ एक हो जाएं। दोस्तों, हम सब में बुद्ध बनने के बीज हैं और इस बीज को हम वृक्ष तभी बना पाएंगे जब हम अपनी सांसों को देखना शुरू करें, जब हम ध्यान करना शुरू करें, जब हम ध्यान को अपनी हैबिट बना लें। लगातार सांसों के साथ बने रहिए। मन अगर भागता है तो उसको वापस अपने सांसों के ऊपर ले आइए। अगर आपका शरीर आपका ध्यान भटकाता है तो शरीर को थोड़ी मूवमेंट दे सकते हैं शुरुआत में, लेकिन ये ध्यान रहे कि आप आंखें ना खोलें। लगातार अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। मन का स्वभाव है भटकना, लेकिन आपको इसको ये सिखाना पड़ेगा कि आप सांसों के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। ज्यों-ज्यों आप सांसों के साथ मस्ती कर रहे हैं, त्यों-त्यों आप ये पाएंगे कि आपका मन और शांत होने लगा है और आपके हृदय से आनंद की खुशबू फूटने लगी है। ना ही भूतकाल का कोई विचार और ना ही कोई भविष्य की चिंता। आप अपने ध्यान को प्रेजेंट मोमेंट में कॉन्सेंट्रेट करें। वो वर्तमान जहां कोई दुख नहीं है, वो वर्तमान जहां जीवन आनंद में कटता है, वो वर्तमान जहां की धन, वैभव, हर चीज उपलब्ध है। आप इस वर्तमान के साथ जुड़ें और वर्तमान के साथ जुड़ने की आपकी कड़ी है आपकी सांसें। आपने अपने समय को अपने रिश्तों में इन्वेस्ट किया, अपने दोस्तों के साथ इंटरटेनमेंट में, फिल्मों में इन्वेस्ट किया। आज ये समय है कि अपने मूल्यवान समय को आप अपने आप में इन्वेस्ट करें और आप ये देखेंगे कि आपको इसका रिटर्न करोड़ों गुना मिल रहा है। ध्यान से आनंद की उत्पत्ति होती है, वैभव की उत्पत्ति होती है, एबंडेंस की उत्पत्ति होती है।
अब हम ध्यान से धीरे धीरे बाहर आएंगे। एक बार फिर से आसपास की आवाजों की साक्षी बनिए। महसूस करिए कि आपके शरीर में कहां और कौन सी संवेदनाएं हैं। कृपया कोई भी शीघ्रता ना करें। सहजता के साथ हम ध्यान से बाहर आएंगे। इस संकल्प के साथ कि हमारी सारी बीमारियां, सारे दुख, सारी समस्याओं का हल अगर ध्यान में है, तो हम हर रोज कम से कम आधे घंटे ध्यान की प्रैक्टिस करेंगे। अब आप अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रख लें अगले 5 से 7 सेकंड तक। दोस्तों, मेरा ये मिशन है कि मैं हर किसी को ध्यान सिखाऊं, क्योंकि ध्यान में वो शक्ति है जिसके सहारे कि आप कुछ भी कर सकते हो, धन हासिल कर सकते हो, अपने हेल्थ को अच्छा कर सकते हो, रिश्तों को बेहतर कर सकते हो, यहाँ तक कि असंभव को संभव बना सकते हो और मुश्किल को आसान कर सकते हो। इसलिए आप भी ये ध्यान हर किसी को सिखाएं। अब आप धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं और महसूस करिए कि आपका मन विचार शून्य होकर कैसा लग रहा है। आपको कितनी शांति का एहसास हो रहा है। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।